students, let us continue with free consent of the parties। और अब तक हम सीख चुके हैं कि फ्री कंसेंट का होना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। तो आगे हम देखते हैं कि फ्री कंसेंट में अब तक हमने क्या सीखा है। यहाँ पे देखिए, हमने ये सीखा कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज टेकन बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। इसका मतलब ये है कि अगर कंसेंट को या सहमति को लेने में इन पांचों में से किसी एक का भी प्रयोग कर लिया जाता है तो कंसेंट फ्री नहीं रहती है। ये पांच कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन, जिसको हिंदी में उत्पीड़न कहते हैं। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित प्रभाव। तीसरा फ्रॉड। चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन। और पांचवा मिस्टेक। हमने ये भी सीख लिया है कि पहले चार अर्थात क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग करके अगर कंसेंट ली जाती है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि कंसेंट वॉइडेबल या जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल या व्यर्थनीय हो जाता है। जिसका मतलब है कि जो पक्षकार जिसके साथ अन्याय हुआ है, हम ये कह सकते हैं, या जिसकी जो सहमति है वो स्वतंत्र नहीं थी, जिसको पीड़ित पक्षकार कहते हैं, उसकी इच्छा पर है। वो चाहे तो अनुबंध को पूरा करे और चाहे तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। और जो पांचवा एलिमेंट है मिस्टेक जो है, उसका प्रयोग अगर किया जाता है कंसेंट को लेने में तो अनुबंध वॉइड हो जाते हैं। तो जो पहले वाले चार हैं उनमें से दो हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। और आज हम थर्ड एलिमेंट जो फ्रॉड या कपट कहलाता है उसको करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि फ्रॉड किसको कहते हैं। यहाँ पे एक बात से हम शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्ट ले सकते हैं, और वो ये बात है कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन जो है वो दो तरह के कहे जाते हैं। जब इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, इंटेंशनल मतलब अगर मिथ्या वर्णन जानबूझकर किया जाता है तब उसको हम कहते हैं फ्रॉड, तो वो फ्रॉड कहलाता है। लेकिन अगर मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंट होता है, यहाँ देखिए, इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज मिसरिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम फ्रॉड कर रहे हैं, फ्रॉड को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा मतलब इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन से ही रहेगा। आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 17 जो है वो किस तरह से फ्रॉड को डिफाइन करता है। देखिए यहाँ पे, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स any of the following acts committed by a party to a contract or by anyone with his connivance or by his agent with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract। क्या कहा गया है यहाँ पे कि फ्रॉड का मीनिंग क्या है और उसमें क्या इंक्लूडेड है। तो इंक्लूडेड जब हम कह रहे हैं तो ये जो 6 तरह के एक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड कर लिए गए हैं कि ये फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे। और ये कहा गया है कि अगर इनमें से कोई भी काम एक पार्टी खुद करती है, कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी खुद करती है, या उसकी कॉनिवेंस, कॉनिवेंस का मतलब उसकी मिली भगत से कोई और करता है, या उसका एजेंट करता है। लेकिन जो मेन बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विद इंटेंट टू डिसीव। ये वाली बात, विद इंटेंट टू डिसीव, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इंटेंशन है वो डिसीव करने की होनी चाहिए। मतलब जो मंशा है वो दूसरे को धोखा देने की होनी चाहिए। और अगर ऐसी इंटेंशन नहीं थी तो फिर वो कपट नहीं माना जाएगा। ये कपट, ये कार्य एक पार्टी खुद या उसकी मिली भगत से कोई और या उसका एजेंट कर सकता है, और दूसरी पार्टी के ऊपर या उसके एजेंट पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इसको एक पार्टी ने सीधे ही कॉन्ट्रैक्ट की दूसरी पार्टी पर करना है। अगर उसके एजेंट पे इसका प्रयोग किया जाता है तो भी ये फ्रॉड ही कहलाएगा। और जो उसका जो पर्पस है वो ये होना चाहिए कि हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम दूसरे पक्षकार को एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लें, तो इसको हम फ्रॉड बोलेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से वो काम हैं जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में आते हैं, ये सेक्शन 17 यहाँ पे हमें बता रहा है। तो यहाँ एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। A suggestion as to fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। इसका मतलब है किसी असत्य बात को
सच बताना, सत्य बताना। इसका मतलब है कि कहने वाला जो है, जो एक बात बता रहा है दूसरे को और उसका पर्पस क्या है कि एग्रीमेंट में दूसरे को एंटर करवाना है, उसको पता है कि जो कुछ वो कह रहा है वो सच नहीं है। ये जानते हुए भी वो दूसरे को वो बात कह रहा है, जबकि अपने मन में वो जानता है कि जो कुछ भी वो कह रहा है वो सच नहीं है। तो वो पहली तरह का वो काम हो गया जो कि फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही दूसरा, an active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact। किसी भी, इसको कहते हैं जानबूझकर तथ्य का छुपाव करना। अगर एक पर्सन को एक एक बात के बारे में पता है, किसी बात के बारे में, और वो जानबूझकर उस बात को छुपा रहा है, तो छुपाना भी, जो छुपाने का काम अगर वो ये करता है तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही तीसरा, एनी अदर फैक्ट एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा और काम करना जो कि धोखा देने के लिए किया जा रहा हो। ये चीज इसमें इसलिए डाली गई है इसमें, क्योंकि एक मनुष्य जो है, जब वो धोखा देने की इंटेंशन उसकी होती है तो वो बहुत तरीके खुद ऐसे सोच सकता है जिससे कि वो दूसरे को धोखा दे सके। तो उसको यहाँ पे ओपन छोड़ दिया गया है कि ऐसा कोई भी काम जो कि डिसीव करने के लिए या धोखा देने के लिए किया जा रहा हो। ऐसे ही एनी एक्ट ऑफ ओमिशन डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट बाय लॉ। बाकी के इन तीन को छोड़कर चौथे पार्ट में वो काम बोल दिए गए हैं जो कि जिनको कि लॉ ही कपटमय, या लॉ या जो हमारा कानून है वो ही फ्रॉडुलेंट मानता है। जैसे कि जो प्रॉपर्टी एक्ट है, ये इंसॉल्वेंसी एक्ट है। सपोज इंसॉल्वेंसी एक्ट है, उसमें ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी मानी गई है कि जैसे कि अगर एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको बेचने लग जाए अपने क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए। तो ये इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर ये एक फ्रॉडुलेंट एक्ट माना गया है। तो लॉ के द्वारा जिस भी काम को इनके अलावा फ्रॉडुलेंट माना जाएगा वो भी फ्रॉड में आएंगे। ऐसे ही अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अगर कोई भी व्यक्ति एक ऐसा प्रॉमिस करता है और करते समय उसकी जो इंटेंशन है, उसकी जो इच्छा है वो ये है कि वो इसको पूरा नहीं करेगा, और करते समय वो ये जानता है कि मैं इसको पूरा नहीं करूंगा, तो ये भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि सपोज एक पर्सन दूसरे को ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी 20,000 रुपए में बेचने को तैयार हूँ, और वो 20,000 रुपए ले लेता है, लेकिन ऐसी कोई घड़ी उसके पास नहीं है और पैसे लेकर वो फरार हो जाता है। तो इसका मतलब उसने एक ऐसा प्रॉमिस किया जिसका कि जिसको करते समय उसकी इंटेंशन उसको पूरा करने की नहीं थी। और छठा, सिक्स्थ, समटाइम्स साइलेंस इज आल्सो फ्रॉड। कई बार चुप रहना, मौन रहना भी कपट होता है। अब यहाँ पर हमने स्पेशल कहा है समटाइम्स, इट मीन्स हमेशा नहीं, समटाइम्स मतलब कभी कभार। तो आगे जाके हम करेंगे कि कब कब चुप रहना कपट होता है। तो आगे देखते हैं कपट के बारे में और कौन कौन सी बातें हैं। अब फ्रॉड को और अच्छे से इसका एनालिसिस करते हैं। पहली बात, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन एंड इट मस्ट बी फॉल्स। फ्रॉड होने के लिए, फ्रॉड को इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि कोई तथ्य, कोई बात जो है वो कही जानी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, वो झूठ होनी चाहिए, वो गलत होनी चाहिए। दूसरा, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू मटेरियल फैक्ट। जो भी बात कही जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, किसी इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में, मटेरियल मतलब समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो है उसके बारे में होनी चाहिए। तीसरा, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो रिप्रेजेंटेशन है वो अनुबंध के पूरा होने से पहले दी जानी चाहिए। और उसका प्रभाव ये होना चाहिए कि हम दूसरे पक्षकार को अनुबंध में एंटर करने के लिए इंड्यूस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम उस बात को इसलिए बोल रहे हैं या कर रहे हैं ताकि दूसरा पक्षकार अनुबंध में एंटर कर जाए। ऐसे ही द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। जो कुछ कहा जा रहा है दूसरा पक्षकार उसको मानकर जो है अनुबंध करने के लिए प्रेरित हो रहा हो, ऐसा जरूरी है। सिमिलरली द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन। जो कुछ कहा गया है
दूसरे पक्षकार ने उस पर यकीन किया हो और जो उसने यकीन किया उस कारण से उसको धोखा भी हो रहा हो, डिसीव्ड मतलब उसको धोखा भी हो रहा हो। और लास्ट का, द पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कॉन्सिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस। उस व्यक्ति ने जिसने उस बात को मान लिया, उस पे यकीन कर लिया, उसके कारण से, मानने के कारण से उसको लॉस होना भी जरूरी है। तो आइए अब देखते हैं कि कपट या फ्रॉड की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं। तो पहला तरह की जो फॉर्म है, पहली तरह का जो फ्रॉड है वो है फ्रॉड बाय सजेशन, जिसको कहा जाता है सुझाव या प्रदर्शन द्वारा कपट। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब अनुबंध का एक पक्षकार किसी ऐसी बात को सच बताकर प्रदर्शित करता है जिसको वो खुद जानता है कि वो सच नहीं है, तो कहा जाएगा कि उसने दूसरे पक्षकार को फ्रॉड से या कपट के द्वारा अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया है। और इस प्रकार का जो फ्रॉड है वो प्रदर्शन द्वारा कपट कहलाएगा। जैसे कि सपोज कि एक पर्सन है जो कि स्वीट्स बेचता है, मिठाइयाँ बेचता है, और वो ये कहता है कि जो मिठाइयाँ वो बेचता है वो बिल्कुल प्योर घी की बनी हुई हैं, लेकिन उसे खुद ये बात पता है कि ऐसा नहीं है, उसकी बनी हुई मिठाइयाँ शुद्ध घी की नहीं है। तो एक बात जिसको उसके मन में खुद पता है कि वो सच नहीं बोल रहा है, लेकिन अगर वो ऐसा प्रदर्शित करता है बोलकर कि वो ये बात सच बोल रहा है, तो इसका मतलब है उसने फ्रॉड किया है। और उसके इस कहने का प्रभाव क्या हो रहा है कि लोग उसकी स्वीट्स को प्योर घी की समझकर खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये फ्रॉड कर रहा है वो। और ये कौन से टाइप का फ्रॉड हुआ? फ्रॉड बाय सजेशन। यहाँ पे इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि कई बार एक व्यक्ति केवल एक प्रोडक्ट या कई बार एक सामान के बारे में या किसी चीज के बारे में केवल अपनी राय प्रकट करता है, ओपिनियन प्रकट करता है। तो अगर वो केवल ओपिनियन प्रकट कर रहा है एक चीज के बारे में, तो फिर उसे फ्रॉड या कपट नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे फ्रॉड बाय सजेशन तभी होगा जब किसी ऐसी बात को सच बनाकर प्रदर्शित किया जाए जो कि कहने वाले को खुद पता हो कि वो सच नहीं है। तो ये पहली प्रकार का फ्रॉड हो गया। दूसरा हो गया फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय छिपाव द्वारा कपट। अब सक्रिय छिपाव द्वारा कपट कौन सा होता है कि जब एक व्यक्ति जानबूझकर किसी बात को छुपाता है, और ऐसी बात को छुपाता है जिसको बताना उसका कर्तव्य था, ड्यूटी थी। तो और वो बात जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है, तो उसको हम कपट के लिए दोषी मानेंगे। और ये कौन से प्रकार का कपट कहलाएगा? इसको फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट या सक्रिय छिपाव द्वारा कपट कहेंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई बायर किसी भी चीज को खरीद रहा है, तो साधारण नियम यह है कि चीज को खरीदते समय उसे खुद सावधान रहना चाहिए, जिसको हम क्रेता सावधान रहो या क्विट एम्प्टर का प्रिंसिपल ऑफ क्विट एम्प्टर कहते हैं। उस समय पे एक सेलर का या विक्रेता का ये बिल्कुल भी दायित्व नहीं है कि वो प्रोडक्ट के बारे में सारी बातें उसे बताए, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से संबंधित हो। खरीदने वाले की ये अपनी ड्यूटी बनती है कि वो खरीदते समय प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देखभाल कर खरीदे। लेकिन यहाँ पे सारी बातें बताने के लिए एक जो सेलर है वो दो परिस्थितियों में उत्तरदायी होता है केवल। पहला, जहां पे कि उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मटेरियल फैक्ट्स हो, जहां पर सेलर की ड्यूटी है कि वो इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें हैं उसको बताए। जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो सेलर है उसकी ये ड्यूटी होती है कि जो भी संपत्ति को, प्रॉपर्टी को वो बेचने जा रहा है उसके टाइटल के बारे में वो अगर कोई कमी है तो वो बायर को बताए। तो ये यहाँ पे उसकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, और अगर वो नहीं बताता है तो हम ये मानेंगे कि उसने फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट या सक्रिय छिपाव द्वारा कपट किया है। दूसरी परिस्थिति कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट्स यूबेरिमा फेडाई। ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? जो कि फेथ पर आधारित होते हैं, विश्वास पर आधारित होते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो विश्वास पर आधारित होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि जिनको हम यूबेरिमा फेडाई कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट, जहां पर फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो। पहला, जैसे कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप, दो पक्षकारों के बीच में विश्वास आश्रित संबंध हो, जैसे कि फादर और सन है, तो ये इनको
यहाँ पे एक की ड्यूटी बन जाती है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरे को सभी इंपॉर्टेंट बातें खुद बताए, और अगर वो नहीं बताता है तो ये माना जाएगा कि उसने दूसरे से बातें छुपाई हैं, एक्टिव कंसीलमेंट किया है, और एज अ रिजल्ट उसने फ्रॉड किया है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमे के अनुबंध, जहां पे दो पार्टीज, इंश्योरर और जिसका इंश्योरेंस किया जाता है वो होते हैं, दोनों पार्टीज की ड्यूटी है कि वो एक दूसरे को सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं। जैसे कि जो बीमा व्यक्ति करवा रहा है उसकी ड्यूटी है कि अपनी आयु के बारे में, अपनी बीमारी, अपनी स्थिति के बारे में ठीक से जानकारी बीमा करने वाले को दे। ऐसे ही फैमिली सेटलमेंट्स, मतलब अगर परिवार में कोई जायदाद का बंटवारा होता है परिवार के सदस्यों के बीच में, तो वहां पर भी परिवार के एक सदस्य को अगर प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी है जो कि दूसरों को नहीं है, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो दूसरों को भी इसके बारे में बताए। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज, जो विवाह के अनुबंध होते हैं, उसमें दोनों पार्टीज को की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो सारी चीजें एक दूसरे को पूरी पूरी बताएं, नहीं तो एक्टिव कंसीलमेंट माना जाएगा और फ्रॉड माना जाएगा। शेयर अलॉटमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स, जब भी शेयर अलॉट किए जाते हैं तो जो कंपनी होती है उससे उम्मीद की जाती है कि कंपनी अपनी जो स्थिति है, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में सारी जानकारी शेयर होल्डर्स को दे, क्योंकि उनका पैसा उसमें लगने जा रहा है। अगर कंपनी द्वारा कोई भी छिपाव किए जाते हैं तो इसका मतलब है एक्टिव कंसीलमेंट की गई है और कपट किया गया है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी, जहां पर एक पर्सन दूसरे की गारंटी ले रहा है, श्योरिटी बन रहा है, तो यहाँ पे भी ये जरूरी हो जाता है कि उसको सारी जानकारी दी जाए ताकि कोई भी बात उससे छुपाई नहीं जाए और फ्रॉड, एज अ रिजल्ट फ्रॉड ना हो। तो ये वो सारी परिस्थितियां थी जहां पर कि अगर कुछ तथ्य छुपाए जाते हैं तो हम फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट उसको कहेंगे। फ्रॉड बाय साइलेंस मतलब मौन रहकर कपट। तो जनरली स्पीकिंग हम कहते हैं कि मौन रहना या साइलेंस रहना कपट नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मौन रहना या साइलेंस रखना या साइलेंट रहना कपट होता है। और ऐसी दो सर्कमस्टांसेस होती हैं, देखते हैं कौन सी। पहली, वेयर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, जहां पर जो व्यक्ति चुप रह रहा है बोलना उसका कर्तव्य हो। और दूसरा, साइलेंस इज इन इटसेल्फ इक्विवेलेंट टू स्पीच, जहां पे चुप रहना बोलने के समान है। तो आइए इसको समझते हैं कि कैसे। जैसे कि सपोज ए बी को अपना एक हॉर्स बेच रहा है। जो ए है वो ये जानता है कि उसका जो हॉर्स है वो, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है या वो बीमार है, लेकिन वो अपने हॉर्स के जो है इलनेस के बारे में, अस्वस्थता के बारे में कुछ नहीं बताता, तो इसको हम फ्रॉड नहीं मानेंगे। इसी एग्जाम्पल में सपोज ए और बी के बीच में रिलेशनशिप ये है कि ए और बी जो है वो फादर सन है। यहाँ पे अगर ये बात छुपाई जाती है और नहीं बताई जाती तो यहाँ पे इसको क्या मानेंगे हम, चुप रहने को यहाँ पे हम फ्रॉड मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप था। तो इस परिस्थिति में सेम एग्जाम्पल में जो है कपट माना जाएगा साइलेंस के द्वारा। और तीसरी एक और परिस्थिति हो सकती है जहां पर हम ये कह रहे हैं कि साइलेंस जो है वो बोलने के बराबर हो। इसी एग्जाम्पल में अगर बी जो है, अगर वो ए से ये पूछता है कि क्या मैं ये मानूं कि तुम्हारा जो घोड़ा है ये बिल्कुल स्वस्थ है, और ये कुछ नहीं बोलता, तो उसका मौन रहना, उसका चुप रहना बोलने के समान है। तो यहाँ पे इसको हम फ्रॉड बाय साइलेंस मानेंगे। तो इस प्रकार के परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कब जो फ्रॉड, साइलेंस के द्वारा फ्रॉड कब माना जाता है और कब नहीं। जनरली स्पीकिंग साधारण परिस्थितियों में जो चुप रहना है वो फ्रॉड नहीं माना जाता है। और आखिर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर फ्रॉड का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड ऑन द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम ये जान चुके हैं कि फ्रॉड एक ऐसा एलिमेंट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बना देता है। और वॉइडेबल का मतलब है कि जो पीड़ित पक्षकार है, जिसकी सहमति जो है वो फ्रॉड के द्वारा प्राप्त की गई है, और फ्रॉड पांचों प्रकार, 6 प्रकारों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसकी इच्छा पर है कि वो चाहे तो अनुबंध को पूरा करे और चाहे तो उसको रद्द कर ले। इसके साथ साथ मीन्स वॉइडेबल होने के साथ साथ
जो इस इफेक्ट होगा फ्रॉड का वो ये भी होगा, पहली बात कि जो पीड़ित पक्षकार है वो एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है। दूसरी बात, अगर उसको कोई डैमेजेस, अगर उसको कोई क्षति हुई है इस अनुबंध में एग्री करने के कारण से या अनुबंध में प्रवेश कर लेने के कारण, तो ऐसी डैमेजेस या ऐसी क्षतिपूर्ति के लिए भी वो दावा कर सकता है। और तीसरा उसको राइट है कि अगर वो चाहे तो अनुबंध को परफॉर्म करने के लिए भी वो जो है इंसिस्ट कर सकता है, ये चाहे सेल के बारे में हो या किसी अन्य परफॉर्मेंस के बारे में हो। तो ये कुल प्रभाव रहेंगे फ्रॉड के। तो इस प्रकार हमने देखा कि फ्रॉड क्या होता है, उसके क्या प्रकार होते हैं और किस प्रकार से उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच।